Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आत्म प्रत्यय के बारे में जाना था कि आत्म प्रत्यय क्या होता है। आज का अपना विषय है स्व भारतीय परिप्रेक्ष्य, सेल्फ इंडियन कॉन्सेप्ट, यानी कि आत्म प्रत्यय के बारे में भारतीय दृष्टिकोण क्या है, आत्म प्रत्यय को भारतीय दृष्टिकोण क्या मानता है। तो आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आत्म का प्रत्यय प्राय सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होता है। निरंतरता एवं परिवर्तन का तत्व भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों, आत्म प्रत्यय को भारतीय दृष्टिकोण में सांस्कृतिक संदर्भ में देखा गया है। सांस्कृतिक संदर्भ में माना जाता है। इसकी निरंतरता और परिवर्तन भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में दो मुख्य विशेषताएं हैं। भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में प्राचीनता एवं आधुनिकता पाई जाती है। वैदिक मंत्रों, रीति रिवाज एवं महाकाव्य के विभिन्न पात्र व्यक्तियों की चेतन ऊर्जा को प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की उसमें प्राचीनता और आधुनिकता भी पाई जाती है। वैदिक मंत्र, रीति रिवाज, महाकाव्य के जो विभिन्न पात्र हैं उनमें ऊर्जा का प्रदान करती है भारतीय संस्कृति। अन्य सांस्कृतिक समूह यथा आर्य, द्रविड़, शाक्य, मुसलमान और पश्चिमी व्यक्तियों के संपर्क में विविध सांस्कृतिक परंपराओं को मिश्रित किया गया है। विज्ञान, तकनीकी एवं पाश्चात्य शिक्षा में भी भारतीय विचारधारा को प्रभावित किया गया है। देखिए दोस्तों, जो अन्य सांस्कृतिक समूह हैं जैसे आर्य, द्रविड़, शाक्त, मुसलमान, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है और संपर्क में आने पर विविध भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को मिश्रित हो गई। भारतीय संस्कृति में सारी परंपराएं तथा जो सांस्कृतिक समूह है उनकी संस्कृति का मिश्रण दिखाई देता है और भारतीय संस्कृति को विज्ञान, तकनीकी एवं पाश्चात्य शिक्षा ने की जो विचारधारा है उन्होंने भी पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। आत्म से संबंधित देशज विचार। देखिए दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण के अंतर्गत आत्मा से संबंधित देशज विचार क्या है कि भारतीय दृष्टिकोण आत्म प्रत्यय को क्या मानता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि जीव विभिन्न सतह युक्त है। जीव के 5 कोष हैं। यह पांचों कोष एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसकी कल्पना प्याज की संरचना को देखकर की जा सकती है। जीव या आत्मा में स्वयं की 5 परतें पाई जाती हैं जिनसे मिलकर व्यक्तित्व की रचना होती है, जो इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि जो भी जीव आत्मा है वो 5 कोषों से मिलकर बनी है और ये 5 कोष एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना तीसरा अधूरा है। ये अंतरीय दृष्टिकोण से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम इन 5 कोषों की संरचना को समझते हैं तो एक प्याज के आधार पर समझा जा सकता है। जिस प्रकार प्याज में ऊपरी परत, उसके बाद नीचे, उसके नीचे परत, उसके नीचे परत, उसके नीचे परत, इस प्रकार इन 5 कोषों की संरचनाएं हैं जो जीव आत्मा या स्व आत्मा कहलाती हैं, जिनसे ही मिलकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। सभी जीव इन 5 परतों पर आश्रित हैं। यदि एक भी परत नहीं होगी तो वो जीव संपूर्ण जीव नहीं कहलाएगा। देखिए दोस्तों,
फर्स्ट है अन्नमय कोश। ये पांचों कोशों के नाम हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इनसे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और हमारे व्यक्तित्व की रचना का निर्माण हुआ है। सबसे पहला आता है अन्नमय कोश। यह आत्मा की सबसे पहली परत है जिसे अन्नमय कोश के नाम से जाना जाता है, जो मानव के स्थूल शरीर, भोजन अर्थात अन्नमय कोश की देन है। इस अन्नमय कोश के अंदर मानव का स्थूल शरीर, भोजन और अन्नमय कोश आदि आते हैं। सेकंड, प्राणमय कोश। देखिए दोस्तों, ये सेकंड परत है प्राणमय कोश। आत्मा की दूसरी परत का नाम प्राणमय कोश है। इस प्राणमय कोश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है। इसमें 5 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। जिन 5 क्रियाओं का संबंध अंगों, हृदय, नाभि, कंठ, गुदा और नाड़ियों से होता है। देखिए दोस्तों, ये पांचों कोश हैं, इनका आपस में एक दूसरे के साथ अटूट संबंध है। और जो ये प्राणमय कोश है, ये इसका संबंध मानव के जीवन से है। इसमें जो जो क्रियाएं शामिल हैं वो आपको बता चुके हैं। जिन जिन अंगों के साथ, यानी कि शरीर के संपूर्ण अंगों के साथ इस कोश का संबंध है। मनोमय कोश, यह तीसरी परत है। इसका संबंध मानसिक मन के स्वरूप और कार्य से है। देखिए दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है। मनोमय कोश है, इसका संबंध हमारे मन, माइंड, मस्तिष्क आदि से इसका संबंध है। और मनोमय कोश के अंदर जितनी भी मानसिक गतिविधियां हैं, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मानसिक प्रेशर हैं, जो सभी इस मनोमय कोश के अंदर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कोश है, तीसरी परत के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, विज्ञानमय कोश। देखिए दोस्तों, ये चौथी परत है। इस कोश में संसार को समझने के लिए मानसिक प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया विज्ञानमय कोश का अंग है। देखिए दोस्तों, इस परत का प्रमुख कार्य विज्ञानमय कोश, यह संसार को समझने में जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको सम्मिलित इसमें किया गया है। व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया, चिंतन अवस्था विज्ञानमय कोश के अंदर आती है कि व्यक्ति क्या सोचता है, क्या समझता है, विश्व के बारे में, संसार के बारे में, अन्य व्यक्तियों के बारे में क्या सोचता है, कौन कौन से विचार आते हैं, क्या वो चिंतन करता है। ये विज्ञानमय कोश की देन है। नेक्स्ट, आनंदमय कोश। देखिए दोस्तों, ये सबसे अंतिम परत है आनंदमय कोश, जिसका संबंध हमारे आनंद अनुभूति से है। यह एक प्रकार की सत्य चेतना है जिसका संबंध सत और आनंद से है। देखिए दोस्तों, आनंदमय कोश जब व्यक्ति कार्य करता है और व्यक्ति का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं आती है, तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। और यह आनंद एक सत्य होता है, सत्य चेतना के रूप में होता है। और आनंदमय कोश में ही आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में जैसी कल्पना करता है, यदि वो व्यक्ति वैसा होता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। और जो हमारी सत्य प्रकार की चेतना होती है, उसका संबंध भी सत्य तथा आनंद से होता है। व्यक्ति जब कार्य को भली भांति सफलतापूर्वक पूर्ण करके
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसे एक आनंद की अनुभूति होती है, जो एक आनंदमय कोश की देन है। थैंक्स दोस्तों।